सभी को नमस्ते। बाबा जी को शत शत नमन। सभी परिवारजनों को नमस्कार। मानवीय व्यवस्था में जीने के लिए समाधान समृद्धि लक्ष्य को अपनाकर प्रेरणादायी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, यह देखने की दृष्टि विकसित होने से श्रेष्ठता की पहचान होती है और मंगल मैत्री, पूरकता, उपयोगिता का विकास होता है। लक्ष्य की प्रेरणा से विश्वस्त और व्यवस्था के अर्थ में नेतृत्व संभावना से आश्वस्त होने की प्रवृत्ति स्वयं में ही है। यही मानव मानव में व्यक्तित्व विकास है, ऐसा अनुमान होता है। इस व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया 10 वर्षीय पठन सत्र में जो मानवीय शिक्षण शोध संस्थान में परिचय शिविर हुआ था 17 से 27 मई में, उसमें उसमें उपस्थित अध्ययनार्थियों की प्रस्तुतियां रखी गई है। तो आज मैं हनी दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति यहाँ सादर करें। हनी दीदी, आपका स्वागत है। जी दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। मैं हनी जैन, राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़। अ, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैंने अ, मध्यस्थ दर्शन में 23-24 में अध्ययन बिंदु शिविर अध्ययन किया। तो मेरा कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था जीने से लेके, अ, और कोई बहुत किसी दर्शन को मैंने पहले भी पढ़ा नहीं था। तो जब मैं 6 महीने का शिविर किया छोटी में, तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी। सिर्फ एक मन में था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसे ठीक कैसे करना, और जैसे जी रहे हैं उतना काफी नहीं है, उससे मैं परेशान रहती थी। तो उससे साल भर पहले ही मैंने परिचय शिविर करना चालू किया, और मैं छोटी में मुझे ऐसा लगा कि इससे कुछ हो सकता है। तो जब से ये सिलसिला चालू हुआ, उसमें धीरे 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 समझना ऐसा लगा कि ये मेरी जरूरत है करके। अब वहाँ बुल्डाना में जो हमने शिविर किया, उस पे मैं सोचती हूँ, तो भैया ने पहला बात कही थी पुनर्विचार के लिए। तो वो शब्द अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, कि हमने पुनर्विचार करना ही छोड़ दिया था चीजों में। हम जो कर रहे हैं सही मान के करते जा रहे थे। तो रुकना है, समझना है क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है। तो ये पुनर्विचार शब्द जब से मैं वहां से आई हूँ, तो मुझे हर चीज में ऐसा लगता है कि मैं रुकूं, और जो यांत्रिकता पूर्वक जीना हो रहा था उस पे मैं थोड़ा रुक के सोचूं कि इससे मुझे, मैं कोई भी कार्य क्यों कर रही हूँ और उसे कैसे करना है। इन बातों पे चर्चा हुई, और फिर प्रवृत्ति में परिमार्जन। 6 महीने के अध्ययन से हमें सूचना तो पूरी वांग्मय है, उससे हम एक बार गुजर जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ना और जीना बहुत ही अलग डिफरेंस आ जाता है। समझ नहीं आता कि चालू कहाँ से करे। तो अभी जो ध्यान गया, उसमें ये ध्यान गया कि हमें अपने प्रवृत्तियों में परिमार्जन करना है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात मुझे, मतलब मेरे ध्यान में आई। फिर जो मूल्यों की चर्चा भैया के साथ हुई, जो एक ही कैनवास में बोलना चाहिए, भैया ने पूरा दर्शन रख दिया ऐसा लग रहा था। क्योंकि हम बुक से पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ना होता है, तो अभी शब्दों में ही उलझे रहते हैं, ऐसा ध्यान गया था। कुछ उसमें ध्यान बना मेरा कि जो लक्ष्य है वो क्या होना है, मूल्य वो कैसे होना है।
तो लक्ष्य हमारा विश्राम हो जाए, ये रहता है। और जब विश्राम लक्ष्य हो जाएगा तो मूल्यों में जीना होगा। मूल्य अनुभव के बाद होते हैं, लक्ष्य उससे पहले होता है। इस पे थोड़ा ध्यान गया। उन लक्ष्य को देखना, समझना, उस लक्ष्य को बार बार जांचना, उसमें दृढ़ता बनाए रखना। जब हम बार बार इन वांग्मयों से गुजरेंगे, उसको जीने में लाने की कोशिश करेंगे, जो बाबा जी की धारणा है वो हमारी अवधारणा बन जाए, तो जीना थोड़ा सा वैसा होगा, दृष्टि में परिमार्जन होगा। हम प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की ओर बढ़ेंगे। मूल्य और लक्ष्य का अंतर संबंध देखना हमें थोड़ा सा समझ में आए। जब तक हम अस्तित्व को देखेंगे नहीं, अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में देखेंगे नहीं, तो हमको मूल्यों का भी समझ में नहीं आएगा। तीनों अवस्थाएं जो हैं, मानवता प्रकृति है जो उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक जी रही है, केवल मानव ही है जिसका ऐसा जीना नहीं हुआ है। तो मानव जब मानवीयतापूर्ण आचरण करेगा, मूल्य चरित्र नैतिकता पूर्वक जीने का प्रयास करेगा, तब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और फिर अनुभव की तरफ बढ़ेंगे। फिर जो एक बात और ध्यान में गई, जिसको भैया ने बहुत अच्छे से जोड़ा, जैसे व्यवहारिक लक्ष्य जो है मानव का, व्यवहार क्यों जीना और कैसे जीना, उसको तात्विक लक्ष्य से वो जुड़ जाए। मैं कौन हूँ, अस्तित्व क्या है, दोनों तर्क से जुड़ेंगे। तो इस पे थोड़ा ध्यान गया, इस पे थोड़ा काम चल रहा है कि कैसे हम, कई बार हमें पता होता है क्या चीज सही है, बट हम उसको शब्दों में नहीं ला पाते और अपने आचरण में ठीक से फिर वो बैठ नहीं पाता, या आगे उसकी परंपरा के लिए वो दिक्कत होती है। तो उसको हम तात्विकता से जोड़ें, आचरण में आए और उसको तात्विक जोड़ के उसको आगे पीढ़ी के लिए हम रखें, समझें। वो थोड़ा सा एक ध्यान पे गया। फिर जो चिंतन अभ्यास के बारे में जो भैया ने कहा कि चिंतन अभ्यास बहुत ही जरूरी है, अपना दिन का कुछ समय सिर्फ उस पे निकालें, 1 से 1.5 घंटा, और फिर उसमें जो कार्य योजना अपन बनाएं वो जीने में काम आएगी। समीक्षा करें गलतियों की, सही का मूल्यांकन होगा फिर, और गलतियों की समीक्षा होगी। अनुभव के बारे में थोड़ा सा ध्यान गया कि अनुभव के आधार पर अवधारणा अवधारणा सही या गलत चेक करना होता है। तो जितना हमें अभी समझ, जो अनुभव शब्द तो गलत ही हो रहा है वहां पे, लेकिन जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके आधार आधार पर हमारी अवधारणाएं बनी होती हैं, और वो फिर अवधारणाओं को हमको सही और गलत को चेक करना रहता है। जिस समय हमारा सही की समझ बनेगी, वो हमारी अवधारणाएं सही हैं। फिर उसके बाद जो बातें आई थी कि कैसे हम धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, उसको न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में देखे, वो कैसे समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व से जुड़ता है, और वो फिर स्वयं, परिवार, समाज व्यवस्था में जुड़ता है, और उसके साथ 18 मूल्य जो हमने देखा, स्थापित मूल्य और श्रेष्ठ मूल्य। तो जब इनको एक एक मूल्यों में एक एक चीज हमने देखा, न्याय, धीरता, और फिर वो मूल्य में, तो ये एक जुड़े हुए एक सूत्र दिखने लगे मुझे। नहीं तो जब जीने में जाना होता था तो वहां धीरता नहीं दिखती थी, और हम वहां पे अम, न्याय करने का, या हम अपने जो भाव होते हैं उसको
जीने में लाने की कोशिश कर रहे थे, धीरता की एब्सेंस में। तो वैसा व्यवहार कर नहीं पा रही थी मैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान गया कि सारे मूल्यों को कैसे आपस में जोड़ना है। मूल्य अभी भी होता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान जाता है, गलतियां होती हैं और उसको फिर ठीक करना होता है। फिर भाव और विचार पे थोड़ा सा सोचना होता है कि जैसे मेरे विचार आ रहे हैं वो किन मतलब भाव उसके बीच में उसके बेस में कोई भाव है। तो विचारों में मेरे लक्ष्य हो जाएं, समाधान समृद्धि हो जाए, तो मूल्य फिर वहां पर धीता वीरता ऐसा समझ में थोड़ा सा आता है। तो एक प्रकार से मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो मैंने एक कैनवास पे दर्शन को देखा तो सारी चीजें और जुड़ी हुई दिखी। तो उससे मेरा प्रैक्टिस करना और आसान बना, और निष्ठा और दृढ़ता बढ़ रही है ऐसा लगता है। मतलब ऐसा खुद पे विश्वास बनता है कि जो होना है इससे होना है। और जो शिक्षा के प्रति गहराई इसमें आनी है, शिक्षा में इसको लाना है, दर्शन को, उस पे और विश्वास होता है कि शिक्षा में अपनी भागीदारी पे ऐसा लगता है कि वहां पे मेरे को जाना मेरे लिए सार्थक होगा। कुछ समय मैं अपने आप को देना चाहूंगी इस पे समझने के लिए, और उसके बाद शिक्षा पे जाना, जब एक स्थिति थोड़ी ठीक हो अपने मन की, जहाँ खुद स्वयं में स्थिरता है, तो उस पे जाना ठीक होगा। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों का विराम देती हूँ। जी भैया, जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। परिचय शिविर में आपका ध्यान लक्ष्य की ओर गया। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध है। भैया ने बताया था कि भूतकाल की पीड़ा से निकलकर विगत का धन्यवाद देना, भविष्य की चिंता से निकलकर भविष्य की योजना तैयार करना, वर्तमान से विरोध की जगह वर्तमान के प्रति विश्वस्त होना। तो इसी मार्ग पर चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में जो मूल्यों पे प्रस्तुति हुई थी, योगेश भैया ने सम्मान मूल्य पर प्रकाश डाला था, उसी का सार रखने के लिए मैं राजेश्री दीदी को आमंत्रित करती हूँ। राजेश्री दीदी औरंगाबाद से। दीदी अपना संक्षिप्त में परिचय रखें और अपनी प्रस्तुति सादर करें। स्वागत है दीदी आपका, राजेश्री दीदी। नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है? जी, बढ़िया। नमस्ते सभी को। मेरा नाम राजेश्री, मैं औरंगाबाद से हूँ। और हमने अभी समर में परडा में 17 मई से 29 मई तक वहाँ पे शिविर किया था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। ये शिविर की वजह से ही जो अभी अध्ययन शुरू था, जो कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो उस पर ध्यान जा रहा है। तो मैं अभी जितना मुझे समझ में आया वो मैं रखने का प्रयास करूंगी। पहले तो नमस्ते सभी को, और योगेश भैया को शत शत प्रणाम। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और जो मेरी योग्यता है और पात्रता है, जो मुझे समझ में आया है, उस रूप में मैं जो लास्ट सेशन में सम्मान यह मूल्य हुआ था, उसका सार रखने का प्रयास करती हूँ। परिवार एक व्यवस्था है और मानव संबंध के रूप में परिवार में निर्वाह होता ही है, और परिवार में स्थापित संबंध भी है, और इन संबंध में सहज अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षा ही मतलब कि ये मूल्य है, जो 18 मूल्य है, जिनमें से 9 स्थापित है और 9 शिष्ट मूल्य है, जो कि हमारे व्यवहार में दिखते हैं। उनमें से सम्मान यह एक मूल्य जो कि भैया ने लास्ट सेशन में बताया था,
और वो जब समझने का प्रयास हो रहा था तो इन मुद्दों पे ध्यान गया। जैसे कि भैया ने परिभाषा बताई, व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता, सहज प्रमाण को, पहचान की स्वीकृति और निरंतरता। तो भैया ने हमें उस दिन जो ये व्यक्तित्व और प्रतिभा, ये जो प्रश्न परिभाषा में आया है, यह मतलब मेरा इसके ऊपर अच्छे से ध्यान गया। ये बिंदु यदि हम समझते हैं तो हमें सम्मान मूल्य भी समझ में आएगा। सम्मान मूल्य समझते समय प्रचलित सम्मान की मतलब प्रचलित सम्मान का अर्थ और सही अर्थ क्या है। सम्मान समझते समय 4 आयाम की भी आवश्यकता है। उसी से ही हमारा व्यक्तित्व तैयार होगा, प्रतिभा की पहचान हो सकेगी। उसके लिए स्वयं स्वयं में जो फर्क हम कर पाते हैं संबंध, संपर्क में और अस्तित्व में। तो ये जो बिंदु है, ये यदि समझ में आते हैं तो सम्मान मूल्य समझ में आता है। तो भैया जी ने हमें सम्मान यह मूल्य बताते समय प्रचलित अर्थ भी उन्होंने पहले बताया था कि हमने सम्मान सामान के साथ में जोड़ दिया है। इसीलिए हम सम्मान, इसकी जो मौलिकता है वो समझ नहीं पाए और संग्रह के पीछे हम लग गए और इसमें ही सम्मान ढूंढते रहे। शायद से ऊर्जा होने के हम हमारे में जो ऊर्जा है उस वजह से हम सम्मान इकट्ठा करने के पीछे ही लग गए। हमें समझ में नहीं आया कि शरीर और जीवन ये संयुक्त रूप ही हम मानव है। शरीर को मानव माना, शरीर जिस तरह से हमें लगता है कि सुख है इसमें, इस तरह से हम संग्रह के पीछे लगे और फिर संग्रह करते करते हमें समझ में आया कि इसमें तो सम्मान है नहीं और जो सम्मान मिल रहा है उसमें विश्वास भी होता नहीं। और हमने ये पीड़ा वृद्धावस्था में जो है उनके प्रति बहुत ज्यादा दिखी, क्योंकि ये होने का कारण यही है क्योंकि सम्मान यह स्थापित है, स्थापित मूल्य मीन्स ये इनबिल्ड है। इसीलिए सम्मान हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, मगर सही सम्मान कहाँ है ये पता नहीं। जैसे कि भैया ने बताया था, सम्मान शरीर में नहीं है, ये मतलब ये जो मूल्य है ये जीवन में है, ये दृष्टि में नहीं आता है। इसीलिए इसे समझना आवश्यक है। तो इसे समझना है तो हमें 4 आयाम वो समझने होंगे। 4 आयामों से ही हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। रूप का सम्मान, एक 4 आयाम में से एक आयाम रूप। रूप का सम्मान कैसे? तो मानो ये एक इकाई है और मानव का रूप चरित्र से सजता है और चरित्र परिश्रम से मिलता है। हम साधारण व्यक्ति है, हमें ये जो चरित्र है ये जन्म से नहीं मिलेगा, तो ये पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जब परिश्रम से हमें ये चरित्र हमारा दिखेगा, ये जो भाव है इसी को हम सम्मान कहते हैं। उसके बाद में गुण का सम्मान। गुण मीन्स सद्गुण। सद्गुण से ही परिवार में एक प्रभाव तैयार होता है और सद्गुण यह भी हमें परिश्रम से ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इसके ऊपर परिश्रम करता है उसका परिश्रम परिवार में दिखता है, उसी व्यक्ति का सम्मान होता है। ये जो सम्मान है, तो ये सम्मान पाने के लिए ये जो 4 आयाम है उसमें से रूप, गुण, ये जो आयाम है इसके ऊपर हमें परिश्रम करना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा जो दूसरे 2 आयाम है, स्वभाव और धर्म, ये 2 आयाम है, ये मुख्य आयाम है और ये आयाम हमें अधिक परिश्रम से मिलेंगे। और ये परिश्रम, इनके ऊपर यदि हमें परिवर्तन करना है इनमें, तो गुणात्मक परिवर्तन की स्थिति आवश्यक है। इसलिए अध्ययन करना पड़ेगा और
अध्ययन करते समय हमें स्वानुशासन विधि अपनानी पड़ेगी। स्वानुशासन विधि से अध्ययन किया तो उसमें जिज्ञासा, न्याय, धर्म, सत्य ये आवश्यक है। इससे ही हमें अस्तित्व समझ में आएगा। अस्तित्व को जीवन दृष्टि से देखने का अभ्यास हो पाएगा। इसके लिए ही स्वभाव और धर्म में परिवर्तन की आवश्यकता है। इससे गुणात्मक परिवर्तन होगा और इससे ही हमारा मानवीय व्यक्तित्व ये तैयार होगा, प्रकाशित होगा। ये तैयार होने का और प्रकाशित होना मीन्स कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम से ही चेतना विकास प्रमाणित होता है और ये श्रेष्ठता सहज पहचान का प्रमाण स्वयं में और अन्य में भी दिखता है, उसकी स्वीकृति भी होती है। ऐसे ही हमें प्रतिभा की भी पहचान होनी चाहिए। प्रतिभा समझाते समय भैया ने बताया था कि हमें फर्क करना आना चाहिए। जैसे कि भैया ने बताया था कि सामान से सम्मान नहीं है, तो सामान यह भिन्न वास्तविकता है और सम्मान भिन्न वास्तविकता है। इसमें हमें फर्क करते आना चाहिए। झूठ, सत्य, चतुराई से बोलना या स्पष्ट रहना, इसमें हमें फर्क आना चाहिए। अभी हम परिवार में संबंधों में जीते हैं, हम संबंधों में जीते हैं या संपर्क में, इसमें भी हमें फर्क करते आना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए। तो यही प्रतिभा है। व्यक्तित्व और प्रतिभा समझ पाना मतलब कि कल्पना और वास्तविकता, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इसमें हम फर्क कर पाए। और इसमें फर्क करते समय अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन ये दोष रहित होना चाहिए। तभी हम मतलब प्रतिभा पहचान सकते हैं। इसी को हम प्रतिभा कह रहे हैं। हमें जांचना होगा कि क्या हम संतान, संबंध, संपर्क इसमें फर्क कर पाते हैं। ये भी हमें सोचना होगा। सम्मान यदि हमें समझना है तो वो स्वयं में भी देखना पड़ेगा। उसमें भी हमें अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन से ही हमें समझ में आता है कि मैं स्वयं जीव चेतना और मानव चेतना हम दोनों का संयुक्त रूप है और इसमें हम फर्क भी कर पाए और हमारी सीमा रेखा भी हम इसमें समझ पाते हैं। इसी को ही प्रतिभा कहते हैं। और ये जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा किसी एक मानव में नहीं है, ये प्रतिभा हम सब में है, मगर हम ये प्रतिभा का प्रयोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें सम्मान समझ में नहीं आता है और हम ये जो संवेदना है उसमें ही गुंथे जा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति हो गई तो फिर हम उससे लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए सम्मान यह मूल्य समझना आवश्यक है। इसके लिए अध्ययन की जरूरत है। अध्ययन से ही हमें अस्तित्व के बारे में भी समझ में आता है। और अस्तित्व जैसे कि पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था से भिन्न है, प्राण अवस्था जीव अवस्था से भिन्न है, जीव अवस्था ज्ञान अवस्था से भिन्न है। ये एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कड़ी से जुड़े हुए हैं। इनमें जो अंतर संबंध है ये यदि पहचान में आता है तो उसे ही हम प्रतिभा कहते हैं। भैया जी ने हमें लास्ट में एक ऐसे आश्वासन भी दिया था इसमें कि यदि हम व्यक्तित्व और प्रतिभा की जो श्रेष्ठता है इसमें मन लगाते हैं, मतलब यह हमें समझ में आता है, तो छल कपट, छलावा, दंभ, पाखंड इसको भी हम समझ पाते हैं। और जो श्रेष्ठता है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पारलौकिक व्यवहार को समझ पाते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हमें व्यक्तित्व और प्रतिभा ये समझ में आता है और ये चार आयाम से ही हम परिश्रम से यदि ये व्यक्तित्व और प्रतिभा
तैयार करते हैं तो सम्मान होना यह नियम है ही। जितना भैया ने बताया तो ये बिंदु पे ध्यान गया मेरा, और जिस प्रकार से मुझे समझ में आया वो रखने का प्रयास किया। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। आपने अच्छे से मेहनत करके मन लगा के आपकी प्रस्तुति यहाँ दी, और परिचय शिविर में भी आपने बहुत ही मन लगाकर सूचनाओं का ग्रहण किया और उस पे चलने का संकल्प किया। तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। इसी क्रम हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आगे के मूल्य के लिए मैं योगेश भैया को आमंत्रित करती हूँ कि जो शिष्ट मूल्य है सम्मान का, सौहार्द्रता, उस पर प्रकाश डाले। स्वागत है भैया आपका। नमस्ते, नमस्ते सभी को। दोनों प्रस्तुतियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को समझ रहे, तो स्थापित मूल्य है सम्मान और शिष्ट मूल्य है सौहार्द्रता। उसे अरहस्यता भी कहते हैं। यानी यदि हमारी इच्छा विचार आशा में सम्मान का भाव स्पष्ट है, ऐसे स्थिति में हमारा जो व्यवहार है उसमें रहस्य नहीं रहता, यानी अरहस्यता हो जाता है। तो सौहार्द्रता या अरहस्यता की परिभाषा है स्पष्टता से मूल्यांकन। व्यवहार में हम संबंधियों के साथ में स्पष्टता से मूल्यांकन कर पाते। तो स्पष्टता से मूल्यांकन का मतलब है कि हम व्यक्तित्व और प्रतिभा में जो संतुलन है, और ऐसे संतुलन में जो जो व्यक्ति के प्रयास हैं, उन प्रयासों को हम पहचान पाते हैं, और इसलिए स्पष्टता से मूल्यांकन हो पाता है। और हमारी क्रियाकलाप में स्पष्टता और सार्थकता समझ में आती है। तो स्पष्टता से मूल्यांकन होने का क्या क्या अर्थ है, क्या अभ्यास हो सकते हैं, ये हमारे लिए चर्चा का बिंदु है। तो स्पष्टता से पाने का मतलब है, पहला तो मुझे ये लगता है कि हम प्रत्येक संबंध के साथ में स्थिर हो पाए। और जैसा हमने पिछले सप्ताह में चर्चा किया था कि सम्मान, यह मूल्य हम सभी को सम्मान की अपेक्षा सम्मान चाहिए। ऐसी हम सबकी स्थिति है। विश्वास और सम्मान ये यदि व्यक्ति को ना मिले तो ऐसी हमें कल्पना ही नहीं होती शायद। और यदि हमारे सम्मान में चूक हो गई
तो इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। संबंधी हमारे साथ अविश्वास कर ले, संबंधी हमारे साथ असम्मान कर ले, ये जैसे हमारे दिल को चोट करने वाली स्थितियां निर्मित होती हैं, वैसे ही हम संबंधी के साथ विश्वास ना करें, संबंधी का सम्मान ना करें, ये संबंधी को भी चोट पहुंचाने वाला होता है। तो सम्मान, विश्वास, ये दो मूल्य हमारे व्यवहार के निर्णायक मूल्य हैं। निर्णायक मूल्य इसलिए कह रहा हूं कि हम संबंधों में टिक पाते हैं, स्थिर रह पाते हैं, अब हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि अनकंडीशनल हमें टिकना है। ये एक हमने सोचने के लिए मुद्दा लिया है। परिवार में तीनों पीढ़ी के साथ हम अनकंडीशनल यानी शर्त, बिना शर्त हम ये अभ्यास कर पाए कि हम संबंधी में टिक पाए। तो व्यवहार सूत्र है स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान। तो स्वयं के प्रति विश्वास में हमने संबंध निर्वाह निरंतरता को पहचाना है। परिवार में हम संबंध निर्वाह की निरंतरता को हम पहचान पाना, ये विश्वास है। और संबंधी के व्यक्तित्व और प्रतिभा में श्रेष्ठता को पहचान पाना, ये सम्मान है। तो अब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ऐसी स्थिति तो नहीं है कि व्यक्तित्व और प्रतिभा में श्रेष्ठता के प्रमाण, आज ऐसी स्थिति तो नहीं है। उस स्थिति में हम स्वयं को जिम्मेदारी स्वीकारना और हम स्वयं व्यक्तित्व और प्रतिभा में श्रेष्ठता सहज प्रमाण के लिए प्रयास प्रारंभ करना। तो ये जो प्रयास प्रारंभ करना है, इसे ही हम गुणात्मक परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना, गुणात्मक परिवर्तन की तैयारी करना, गुणात्मक परिवर्तन की सभी जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को प्रारंभ करना और हम अपने व्यक्तित्व पर और जो प्रतिभा पर जो जो हमने मान रखा है, उस पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो जाना। ऐसे स्थिति में मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हम हमारी मौलिकताओं को पहचान पाते हैं। ये मुझे लगता है कि
3 पीढ़ी के साथ हम परिवारजनों की मौलिकताओं को पहचान पाना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अड़चन ये है इसमें कि ये मौलिकताएं दिखती नहीं, उस जगह पर अंधेरा है। और इसलिए हम स्वयं की भी मौलिकता को नहीं पहचान पाते। और जो सम्मान के ये, अब ये भाव तो रहेगा ही, ये भाव कहाँ जाएगा? तो इस सम्मान के भाव पर आवरण है। आवरण तो आवरण ही होगा ना। और इसलिए इन आवरणों के, जिसके ऊपर ये आवरण आया है, वो मैं, या हम अपने आप को जीवन, या उसमें जो इच्छा विचार आशा में जो अंतर क्रिया चलती है, मन वृत्ति चित्त, ये धीरे धीरे इन आवरणों के नीचे दबा दबा महसूस करता है। और हम उस सम्मान की कुंठा में रह जाते। तो ये दो प्रधान आवरण है जो मुझे लगता है कि हमें काट के फेंक देना है। ये आवरण है धन से सम्मान और पद से सम्मान। आज का जो सम्मान पाने का, या आज का जो सम्मान भाव का जो एक तरीका बन गया है, और उस तरीके में सर्वाधिक चपेट यदि है तो युवा पीढ़ी को है। सम्मान पाने के लिए अधिक धन और पद, और ये धन और पद के होड़ में, स्पर्धा में, इसमें दूसरे से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो श्रेष्ठता का सम्मान होना है, तो सम्मान की जगह पर आज स्पर्धा व्याप्त है। तो जब मुझे जानकारी हुई कि धन और पद, इसमें मैं दब रहा हूं या दब रही हूं, तो फिर मुझको मेरी ओरिजिनल आवाज को पहचानना होगा। वो आवाज है हमारी तुलन क्रिया में न्याय की आवाज है। न्याय को समझ पाने की आवाज है। और यही मेरी मौलिकता है। धन और पद को, पद से सम्मान पाना, ये मौलिकता नहीं है। हम सबको पता है कि धन और पद के प्रभाव में जो सम्मान होता है, वो सम्मान प्रशंसा कहलाता है, झूठ की प्रशंसा। क्योंकि इससे काम निकलता है। जैसे मेरे पास धन है, पैसा है, तो और मेरा कोई सम्मान कर ले, तो उसका प्रभाव तो मुझ में आएगा सम्मान का, और मैं फिर सामने वाले के लिए कुछ धन दे सकता हूँ। यदि मेरे पास पद है, तो इस पद का कोई सम्मान कर ले, तो मैं कुछ दे सकता हूँ पद से। या मैं किसी के पद का सम्मान करूं, किसी के धन का सम्मान करूं, तो मुझको उस धन का लाभ, पद का लाभ मिल सकता है।
तो ये जो धन और पद के आधार पर जो सम्मान है, ऐसा लगता है हमको, यही आवरण है या भ्रम है। तो फिर भ्रम क्यों है? क्योंकि ये पलटता है। इससे अधिक धन यदि किसी से मिल जाए तो फिर ये पलट गया सम्मान। इससे अधिक पद कोई हो जाए तो ये पलट गया सम्मान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे साथ जो आचरण होगा या मैं किसी के साथ जो आचरण करूंगा ये बदल जाएगा, पलट भी जाएगा। और वही हमारे दिल की धड़कन को चोट करता है, दिल को चोट करता है। ये मुझको सेल्फ डाउट आता है, क्या मैंने संबंध को पहचान पाया? तो अपने विश्वास पर शंका आएगी। मैं तो नहीं पहचान पाया संबंध को, ओहो ये तो इस प्रकार का व्यक्ति निकल गया जो जब तक पद है धन है तब तक सम्मान किया, और धीरे धीरे अपने साथ धोखा होने की चोट गहरी हो जाती है। क्योंकि धन और पद से ही यदि संसार चलना है, ऐसी अगर मेरी मान्यता हुई है, तो मैं भी ऐसे ही करने लगता हूँ। तो फिर मैं भी प्रतिक्रिया में धोखा ही देता हूँ किसी को। ये एक, मुझे लगता है, हम सबके लिए सोचने का मुद्दा है। तो फिर सम्मान क्या है? ये कौन सा सम्मान है जो निरंतर रहता है? धन और पद के नियम हमें पता है कि धन हस्तांतरणीय नियम है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा। ये तो परिवार में भी दिखता है। मैंने कितना भी धन कमा लिया, ये धन आगे पीढ़ी को जाएगा, नहीं जाएगा तो आज का कानून व्यवस्था वो दिलवा देगा। इसलिए मैं धन को सोचकर सोचूं कि मेरा सम्मान होता रहे, तो एक अवस्था आएगी जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, वहां तो ये जाने वाला है। पद का ऐसे ही, पद भी हस्तांतरणीय। आज जिस पद पर हूं कल उस पद पर मैं नहीं रहूंगा, और अगर मैंने जिद की उसी पद पर बने रहने की तो ये पद मेरे से ले लिया जाएगा, या मरने के बाद ये पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये जो हस्तांतरणीय नियम से ये वास्तविकताएं हैं धन और पद की, उस पर यदि मैं जिद करके बैठ गया कि यही सम्मान का आधार है, तो ये तो निरंतर रहेगा नहीं, और उसमें स्पर्धा है, श्रेष्ठता नहीं। क्योंकि हम सबको जानकारी है कि इस प्रकार का धनार्जन, उसके जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं मानवीय तो नहीं है। दूसरे से अधिक धन पाने की प्रक्रिया मानवीय नहीं है, ये सोच मानवीय नहीं है। हमारी आवश्यकता के से अधिक हमारे पास हो, समृद्धि के लिए जो साधन है, तो फिर वो साधन खर्च भी होता हुआ दिखता है। ये मेरे व्यक्तित्व में बैलेंस है। प्रतिभा में पता लगता है कि मैंने खर्चा करने के लिए कमाया या खर्चा रोकने के लिए खर्चा करता हूं। आय को व्यय से मुक्ति करने के लिए यदि मैं कमाता हूं, तो ये मेरी प्रतिभा गलत दिशा में चली गई।
इस प्रकार से मुझको लगता है ये जो गटमट हो गया, ये अब आवरण मुझको पता लग गए और मैंने पहचानना शुरू कर दिया श्रेष्ठता सहज प्रमाण क्या है, ये मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर कह रहा हूं। तो फिर शर्तें खत्म हो जाती हैं। जब तक आवरण है तब तक शर्त है। जैसे ही आवरण टूट गए, शर्त खत्म हो गया, एक प्रवाह अपने भीतर से निकलने लगता है और हम श्रेष्ठता सहज हो जाते हैं। इसलिए जो अगर हम मूल्यों का प्रारंभ ही देखेंगे, ये सब जो हमारे में होता है तो हम कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञता से गौरव होता है, गौरव से हम श्रद्धा में होते हैं। तो हमारे आवरण टूटने का प्रधान लक्षण है हमारे में कृतज्ञता। मेरी उन्नति और प्रगति के लिए जो सहायताएं हैं वो मुझको प्राप्त है, इसकी स्वीकार्यता की विंडो हमारे में बन जाती है। धन और पद के होड़ में सब कुछ मैंने ही किया, कौन ने मेरी सहायता की, इस प्रकार का एक अहम भाव अपने में आकर और हम अपने ही सम्मान से चूक जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं कर पाता, वो दूसरे का क्या कर पाएगा। ये भी एक आज व्यवहारिक स्थिति है। तो मुझे ये एक अभ्यास समझ में आता है कि श्रेष्ठता सहज मैं हो जाऊं, मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आए, मेरी जो चेतना है उसका विस्तार हो जाए और मैं अपने संबंधी सहित संसार में जहां जहां मेरे संपर्क और संबंध हैं या जिस भी व्यक्ति से मैं संपर्क में आता हूं, उस व्यक्ति का सम्मान कैसे कर पाऊं। तो मैं स्वयं में ये देखने का अभ्यास बनाता हूं कि क्या प्रत्येक मानव श्रेष्ठता सहज होने की स्थिति में है। तो जैसे जैसे हम हमारे भीतर ही अनुभव करने लगते हैं, जैसे जैसे हमारी इच्छा विचार आशा स्वयं की में हम श्रेष्ठता सहज होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आते हैं। और ये सुखद बदलाव संबंधी को भी, 3 पीढ़ी जहां हम जीते हैं वहां भी, और प्रत्येक संपर्क में ये जो सुखद बदलाव है, ये बदलाव पहुंच पाता है एक प्रभाव के रूप में, क्योंकि हम अनकंडीशनल, बिना शर्त हम प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहते हैं। वही व्यवहार का नाम है स्पष्टता से मूल्यांकन। हम स्पष्टता चाहने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। इसलिए हम रहस्य नहीं रहता हमारे पास, क्या चीज की स्पष्टता चाहते हैं। तो जो जो हमें श्रेष्ठ अनुमानित होता है उसके बारे में हम प्रत्येक संबंधी में बिना शर्त चर्चा कर पाते हैं, चर्चा के बिंदु निश्चित हो पाते हैं। उन चर्चा के बिंदु में क्या क्या है, हम आगे व्यवहारात्मक जनवाद नाम से पुस्तक है,
उस पुस्तक में चर्चा के अनेक बिंदु बाबा जी ने दिए हैं। सामान्य रूप में देखिए, हम आप उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी चर्चा के कंक्लूजन सकारात्मक नहीं होते और धीरे धीरे हम नकारने की स्थिति में दिखते हैं। एक तो हमको समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या व्यवहार है, और नकारात्मक हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो दूसरे ने क्या किया, ये एक चेक पॉइंट मुझे लगता है हमारे अभ्यास में, और फिर हम नकारने लगते हैं। क्योंकि वो जो सम्मान की तालमेल की स्थिति है, अपने इच्छा विचार आशा में चलने वाला काम और सामने वाले की इच्छा विचार आशा में चलने वाला काम, ये दोनों में संगीत ना होने के कारण, यानी योजना में संगीत नहीं है, योजना के विश्लेषण में संगीत नहीं है, उसके जो आस्वादन है उसमें संगीत नहीं है। क्योंकि उन योजनाओं में यदि स्पर्धा है, दूसरे से अधिक धन पाना है, तो फिर ये तो होगा नहीं। इस स्थिति को कहेंगे स्वार्थी। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। यदा कदा हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ जानकारी भी लेते हैं ना, निस्वार्थ भाव से। अब ये तो अपने को पता है, यानी हम अपनी सुख सुविधा दूसरे के लिए जब लगाते हैं, प्रयोजन को पहचान कर कुछ योजना में तत्काल ये सम्मान भाव की झलक मिलेगी। और जब हम स्वार्थी रूप से ये सब करते हैं, जिसमें हमको लालच आ जाता है, व्यापारी वृत्ति घुसती है हमारे में, लाभ वाली वृत्ति घुसती है, तो वो भी हमको पता रहता है, तो फिर वो सम्मान तो नहीं, क्योंकि फिर उसमें हम स्पष्ट नहीं हो पाते, अस्पष्ट रहते हैं। ये सब शुरू की कहानियां हैं। एक बार इसमें रम गया तो फिर वो इस भाव को दबा देते हैं हम लोग। संसार लाभ कमा रहा है, हम कौन सा बुरा कर रहे हैं, ये एरोगेंस चल हो गया, और यहां से वो जो अहंता है वो घुस गई, और अधिक धन और अधिक पद पाने की होड़ में हम शामिल हो गए, और हमारे सम्मान तो बुझ गया। तो हमारा स्पष्टता से मूल्यांकन नहीं हो पाता, और ये मूल्यांकन संसार में चलता भी नहीं, संबंध में चलता भी नहीं है, और धीरे धीरे हम कुंठित महसूस करते, हमारा ही सम्मान गिरने लगता है, क्योंकि हम इस प्रकार के स्वार्थी प्रवृत्ति से और ग्रसित होकर एक विकारग्रस्त इंसान हो जाते हैं, और हमारा हृदय झट 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 बदलता हुआ नजर आता है। कैसे झट झट? इस तरह से बदलता है कि किसी ने हमारा अपमान किया, अगर ऐसे लाइन में काम करेंगे तो अपमान तय है, फिर हर मुद्दा लग जाता है, हम सेंसिटिव हो जाते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है हम सबकी। तो जो श्रेष्ठता का पहला प्रवृत्ति, यदि मुझको लगता है, यदि अपने को काम करना है, तो हमारे स्वार्थी भाव को किल करना, उसके बिना श्रेष्ठता के डोमेन में आते ही नहीं। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, ऐसी तीन लाइन है। तो परार्थ होना पड़ेगा। इसीलिए ये जो सामाजिकता के कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में ये अब हमारे लिए अभ्यास आवश्यक है। परार्थ,
इन मुद्दों को हम कल और चर्चा करेंगे। और यही हमारे में रहस्य बन करके रह गया है कि हम स्वार्थी किन किन मुद्दों पर स्वार्थी हैं, इनसिक्योर फील करते, उसके लिए कुछ भी जस्टिफिकेशन देते। वो स्पष्टीकरण तृप्तिदायक होते नहीं। तो हम स्वयं हमारे में इस आयाम को, श्रेष्ठता के आयाम को, जो मौलिक रूप में मानव चेतना के आयाम है, इन आयामों को आत्मसात करते हुए हम सम्मान को पहचानते हैं, तो हम परस्परता में सुखद स्थिति में निस्वार्थ भाव से और जानकारियां लेते हैं, जो कि व्यवहारात्मक जनवाद के रूप में आता है। और ऐसे विचार, ऐसे ऐसे विचार जब हमसे फ्लो होते हैं संबंधी में, धीरे धीरे संबंधी भी हमारा सम्मान करते हैं कि नहीं भाई, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति कुछ अलग बात करता है, ये व्यक्ति मेरे को जज नहीं कर रहा है। क्योंकि ये लौकिकता के पार की बात है। तो हम संबंधी को भी इस श्रेष्ठता की जो पहचान है, उस रास्ते पर आने के लिए आह्वान करते रहते कि चलो एक और रास्ता है, एक और हाईवे है, जो तृप्ति का हाईवे है। और उस तृप्ति के हाईवे में कोई किसी को जज नहीं करता है। श्रेष्ठता का एक स्वरूप है, सच्चाई का एक स्वरूप है अस्तित्व में, उसको समझने के लिए हम काम करते, हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, उपयोगी होते हैं। और जो जो एक दूसरे में निष्कर्ष बने हैं, उन निष्कर्षों का मूल्यांकन करते हैं, आपस में साम्यताएं देखते हैं, समानताएं देखते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, यही स्पष्टता है। और इस स्पष्टता से जब हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, वहीं से सम्मान भाव का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। कल हम सम्मान के कुछ और बिंदुओं पर कोशिश करेंगे समझने की। आशा है ये चर्चा आप सबको सुखद, प्रेरणादायी महसूस हो रही होगी। आज की उपस्थिति के लिए, प्रस्तुतियों के लिए पुनः एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ आज हम यही रुकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया जी। जीवन सहज मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य एवं व्यवसाय मूल्य के प्रति निर्भम जानकारी सहित व्यवसाय व्यवहार ही चेतना की परिष्कृति और इसका ही अर्थ शिक्षा है। तो हमने आज सुना कि मूल्य के निर्वाह से ही हमारा जीवन और शिक्षा सार्थक है। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य मंगल हो, इस मंगल कामना के साथ यहाँ हम रुकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भैया जी। नमस्ते सभी को।